वंस अगेन मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस कर्तव्य आईएएस प्लेटफॉर्म। और एक बार फिर आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। द नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रीजंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड what are the reason behind being unemployed in this nation. So this is very important that unemployment and poverty, you can say both are complementary to each other. तो आज इस क्लास में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि बेरोजगारी के कारण क्या हैं। तो बेरोजगारी के कारणों की बात करें तो भारत में बेरोजगारी के कई सारे कारण हैं। वी फील कास्ट बेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, हम जाति आधारित बेरोजगारी महसूस करते हैं। ड्यू टू रिसेशन, ड्यू टू स्लो डाउन इकोनॉमिक रेट, तो हम धीमी आर्थिक वृद्धि दर के कारण भी बेरोजगारी महसूस करते हैं। मोर पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग मोर पॉपुलेशन, अधिक जनसंख्या का बढ़ना, अधिक जनसंख्या का होना भी बेरोजगारी का कारण है। फिर हमारे पास सीजनल एग्रीकल्चर है, हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हैं, हमारे पास स्किल एफिशिएंसी काफ़ी कम है, ऑटोमेशन की बहुत कमी है, बहुत कुछ मैनुअल हो रहा है। तो ओवरऑल देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेफिशिएंसी एंड कास्ट बेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जेंडर बेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, नॉन स्किल्ड इंक्रीमेंट, दीज आर फैक्टर्स बिहाइंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में बेरोजगारी के क्या कारण हैं। ठीक है, बेरोजगारी क्यों है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं बेरोजगारी के कारणों पर। बेरोजगारी के कारण, कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहला कारण क्या है कि भारत में जाति आधारित गणनाएं होती हैं, भारत जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, हमारी धीमी आर्थिक वृद्धि है। कारणों की बात करें तो धीमी आर्थिक वृद्धि पहला कारण है, धीमी आर्थिक वृद्धि। ठीक है, हम कह सकते हैं लो इकोनॉमिक ग्रोथ, लो इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो जो विकासशील देश होते हैं या जो अंडर डेवलप्ड नेशंस होते हैं, उनके पास जो पॉपुलेशन है वो अपनी पॉपुलेशन की डिमांड को उस लेवल से पूरा नहीं कर पाते। अब उस डिमांड को पूरा करने के लिए हमारे पास सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए। और जब हम सप्लाई अच्छी करेंगे, प्रोडक्शन अच्छा करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम एम्प्लॉयमेंट पे चले जाएंगे। तो डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं होने के कारण हम उस रेशियो में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम बेरोजगार हैं। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? हमारा लो इकोनॉमिक ग्रोथ। लो इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों हो रहा है? प्रोडक्शन है नहीं। जब प्रोडक्शन है नहीं तो आप उस तरीके सप्लाई कर नहीं पा रहे हैं। सप्लाई कर नहीं पा रहे तो आपको लेबर रिक्वायरमेंट की जरूरत ही नहीं है। और जब लेबर रिक्वायरमेंट नहीं होगा तो उनको रोजगार नहीं मिलेगा। रोजगार नहीं मिलेगा तो उनके पास पैसा नहीं जाएगा। पैसा नहीं जाएगा तो वो खर्च नहीं करेंगे, और खर्च नहीं करेंगे तो जीडीपी बढ़ेगी नहीं। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने के लिए वहाँ पर एक्सपेंडिचर किसके द्वारा किया जाना चाहिए? वहाँ के नागरिकों के द्वारा। ऐसा हो नहीं पा रहा है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है? पॉपुलेशन ग्रोथ। दूसरा क्या है कि जनसंख्या वृद्धि बहुत तेज है ना। तो पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है, तेजी से आबादी बढ़ रही है हमारी। तो तीव्र जनसंख्या वृद्धि
और रोजगार की कमी। तो बहुत लोग कहते हैं कि जनसंख्या के कारण बेरोजगारी है, जनसंख्या के कारण बेरोजगारी है। नहीं, रोजगार की कमी के कारण जनसंख्या है। तो रोजगार की कमी के कारण जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से हम बेरोजगारी महसूस करते हैं। अगर हम 10th 5 प्लान की बात करें तो हमारे पास जो बेरोजगारी का आंकड़ा था लगभग 11 से 12% था। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी भारत की, उसमें 11 से 12% तक बेरोजगारी थी। फिर जो हमारे कृषि का स्वभाव है ना, तो कृषि का स्वभाव वो कैसा है, सीजनल है। तो कृषि का स्वभाव मौसमी है, मौसमी स्वभाव है, मौसम के आधार पर खेती होती है। तो जब मौसम के आधार पे खेती होगी, यानी धान के सीजन में, अब पूरे साल भर में धान का सीजन आएगा, फिर धान की खेती होगी, फिर धान की कटाई होगी, बाकी 6 महीने क्या करेंगे। गेहूं का सीजन आएगा, गेहूं की खेती होगी, गेहूं की कटाई होगी, फिर हम बाकी 6 महीने क्या करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो जो रूरल पॉपुलेशन है, जो ग्रामीण आबादी है, उसका बहुत सारा हिस्सा मौसमी बेरोजगारी में है। मौसम के आने पर वैसी खेती हो रही है। तो कृषि का स्वभाव कैसा है, सीजनल है। तो ये सीजनल के कारण हमारे जो ग्रामीण भाई बंधु हैं, वो कहीं ना कहीं बेरोजगार रह जाते हैं और बाकी समय में ताश पत्ता खेलते रहते हैं। तो ऐसा होना चाहिए कि उनके पास इन जो गैप है समय का, उसमें कुछ और कर सकें। ठीक है। तो कृषि की जो मौसमी प्रकृति है, उसका भी एक रीज़न है कि भारत में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो इसके बाद हमारे पास इनफॉर्मल सेक्टर्स बहुत हैं। चैलेंजेस ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनौपचारिक क्षेत्र की चुनौतियां भी हैं। अगला रीजन क्या है आपके लिखेंगे, अनौपचारिक क्षेत्र की चुनौतियां हैं। चैलेंजेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, चैलेंजेस हैं, अनौपचारिक क्षेत्र की काफ़ी चुनौतियां हैं। ठीक है। यानी जो हमारा अधिकांश कार्यबल है, वो कहीं ना कहीं कम वेतन या खराब नौकरी की सुरक्षा के साथ काम करते हैं। ठीक। तो इससे क्या होता है, वे अपने रोजगार को अपर्याप्त मानते हैं। यानी हमारे यहाँ पार्ट टाइम जॉब भी बहुत सेफ नहीं है। कोई ऐसे फुटकर में काम करवा ले रहा है, कोई 2 घंटे काम करवा ले रहा है, कोई 1 घंटे काम करवा ले रहा है। तो उनको हमेशा इनसिक्योरिटी रहती है। तो हमारे पास जो क्षेत्र है ना, हमारे पास जो सेक्टर है, वो इतने अनऑर्गेनाइज्ड हैं कि हम उसका कोई लेखा जोखा या कोई बैलेंस शीट तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो हमें ये आंकड़ा भी नहीं मिल पाता है कितने लोग इस तरीके से बेरोजगारी में हैं। फिर जो भारत में शिक्षा प्रणाली है, एक रीजन आप शिक्षा प्रणाली भी कह सकते हैं। शिक्षा प्रणाली, शिक्षा प्रणाली भी क्या है, बहुत पुअर है। एजुकेशन सिस्टम इज़ वेरी पुअर। हमारे पास जो शिक्षा है वो गिनती वाली शिक्षा है। हम उसमें कोई स्किल प्रोग्राम चलाते ही नहीं हैं। बच्चा 1 पढ़ रहा है, 2 पढ़ रहा है, 3 पढ़ रहा है, 4 पढ़ रहा है, 5 पढ़ रहा है, 6 पढ़ रहा है, और हर क्लास के बाद अपनी नानी के यहाँ चला जाता है गर्मी छुट्टियों में, है ना। भारत में तो नानी और दादी का और दादा का और नानी का ददीहाल और ननिहाल वाला कॉन्सेप्ट है। तो जैसे वो छुट्टी हुआ, उत्तीर्ण हुआ या पास हुआ, फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ या थर्ड डिवीजन से पास हुआ, वो गर्मी छुट्टियां पाया और कहाँ चला गया, नानी के यहाँ चला गया। तो उसके पास कोई स्किल नहीं है। तो यानी एक बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है, उसका 3 से 4 महीना तो इधर उधर घूमने में चला जाता है। यानी स्किल बेस हमारे पास एजुकेशन नहीं है, और स्किल बेस एजुकेशन ना होने के कारण भी हमारे पास उस तरीके का जो वर्किंग फोर्स है ना, जैसे आप ऐसे कहिए, नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के चेयरमैन हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया था कि भारत में लाखों की संख्या में इंजीनियर तो निकल रहे हैं, मगर उसमें 80 से 85% इंजीनियर किसी काम के नहीं है। यानी इंजीनियरिंग करके भी वो कुछ जानते नहीं, कुछ नॉलेज नहीं है। एक तो गुणवत्ता एजुकेशन की बहुत ख़राब है, दूसरा ये इतनी संख्या में लोग निकल रहे हैं कि शायद उनकी उनकी जो है पूर्ति बहुत ज़्यादा है, और उस तरीके से उस वर्क कल्चर में डिमांड क्या है, बहुत कम है। ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है। तो शिक्षा एक बहुत बड़ा, मतलब मुझे लगता है एक रीज़न है। तो क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए,
और हम अगर बच्चों को अगर शुरू से ही इंटर्नशिप कराएं या फिर उन्हें अप्रेंटिसेस में लेकर के जाएं या उन्हें स्किल बनाने की जो शिक्षा है वो देते रहें तो शायद इतना समस्या नहीं होगा। साथ साथ अभी हाल के वर्षों में देखा गया है कि जो हमारा सर्विस सेक्टर है वो भी कहीं ना कहीं अब पहले की तुलना में अच्छा काम नहीं कर पा रहा है। यानी आप अगला रीजन दे सकते हैं कि सेवा क्षेत्र के प्रदर्शन में कमी देखी जा रही है। यानी जो सर्विस सेक्टर ग्रोथ है, सर्विस सेक्टर ग्रोथ वो भी क्या है, कम है। सर्विस सेक्टर ग्रोथ भी क्या है, कम है। तो सर्विस सेक्टर का ग्रोथ कम होने के पीछे क्या कारण है कि अब जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है वो वीक हो रहा है। साइमन कुजनेट्स ने बहुत पहले कह दिया था कि वो दिन दूर नहीं जब प्राइमरी सेक्टर के बल पे जो सेकेंडरी सेक्टर के बाद सर्विस सेक्टर है वो तेजी से बढ़ रहा है। अगर प्राइमरी सेक्टर को मजबूत नहीं बनाएंगे तो सेवा क्षेत्र की बढ़त भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। तो विकसित देशों की तुलना में अभी भी हमारे सर्विस सेक्टर में यानी भारत जैसे देशों में सर्विस सेक्टर का उस तरीके से कंट्रीब्यूशन उतना इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है। यानी जो क्वालिटेटिव वर्कफोर्स डेवलप्ड नेशन में है वो क्वालिटेटिव वर्कफोर्स यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। तो एक दिन भी कह सकते हैं। ठीक है। फिर एआई, अगला क्या है, एआई का आ जाना। एआई भी बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्ब कर रहा है। तो एआई क्या कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ा रहा है। अब बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लोग मैनुअल काम नहीं कर रहे हैं, वो एआई का प्रयोग कर रहे हैं। तो एआई के प्रयोग हो जाने से या कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं उसके हो जाने से कहीं ना कहीं समस्याएं क्या हुई हैं, बढ़ी हैं। तो एआई का आना कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की दर को बढ़ाने का काम करता है। तो आप कभी भी टेक्नोलॉजी की बात कर लें या इस तरीके से सॉफ्टवेयर एजुकेशन की बात कर लें तो क्या करता है, हमारी बेरोजगारी को बढ़ाने का काम करता है। जैसे अगर हम डेटा एनालिसिस की बात करें या रोबोटिक्स की बात करें तो बहुत सारे काम रोबोट्स कर जा रहे हैं। ठीक है। अगर हम इकोनॉमिक सर्वे 2024 की बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि आने वाले समय में अब जो मैनुअल वर्क्स हैं वो तेजी से कम हो जाएंगे और जो रोबोटिक्स हैं या डेटा एनालिसिस हैं या सॉफ्टवेयर हैं उनका भी बोलबाला तेजी से बढ़ जाएगा। फिर साथ साथ ये भी है कि लोगों की एक्सेसिबिलिटी बहुत कम है, लोग उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। यानी अगला जो रीजन दे सकते हैं वो क्या है, सीमित पहुंच है, एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, सीमित पहुंच, ये भी एक रीजन है। फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा पुअर है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है। इंफ्रास्ट्रक्चर के पुअर होने के साथ साथ कहीं ना कहीं जो हमारा जो ऑटोमेशन अब सब कुछ हो रहा है, एआई ने ऑटोमेशन शुरू कर दिया, जैसे मशीन लर्निंग या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी है वो क्या हो रही है, तेजी से भारत में बेरोजगारी की दर को बढ़ा रही है। तो क्या होगा सॉल्यूशन, कैसे हम निकालेंगे और बेरोजगारी दर कैसे हम कंट्रोल कर पाएंगे, इस पर अब हम लोग अगला क्लास करेंगे कि आखिर कैसे हम भारत में बेरोजगारी का मापन करते हैं, भारत में वो प्राइमरी एजेंसीज कौन कौन सी जो भारत में बेरोजगारी का मापन करती हैं। फिर हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में वे तरीके क्या हैं, है ना, पीएलएफएस किस तरीके से मेजरमेंट करती है और इसका सोल्यूशन क्या है। बेरोजगारी के मापन के बाद हम भारत में बेरोजगारी की दर को कैसे कम कर पाएंगे। ठीक। तो इस छोटी क्लास में आपने इतना समझ लिया कि भारत में बेरोजगारी के क्या क्या कारण हैं। अगला जब डिस्कशन करेंगे कि भारत में बेरोजगारी को कैसे कम करें, चुनौतियां क्या हैं, या आपकी यूपीएससी मेंस का आंसर राइटिंग हो जाएगा। ठीक है।